देश में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। जनवरी 2024 में अमित शाह जी की एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे की बात की और उसके लिए एक तिथि का भी ऐलान उस समय हुआ कि मार्च 2026 तक हमें ये संकल्प पूरा करना है। विश्वास को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत की। उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के गांवों को मिला है। अगर गाड़ी पटरी से उतर गई तो वो कौन सी घटनाएं, और आपने सत्ता में आने के बाद कौन सी चीजें बदली। दर्द तो वनवासी समाज के मन में भी हुआ है कि वामपंथी आतंकवाद जो था उसका एक पक्ष बौद्धिक आतंकवाद भी है। जहां कहीं खाली बंदूकों की आवाज़ सुनाई देती थी, आज स्कूल की घंटियां वहां सुनाई देती हैं। तो इस सब को लेके बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किए 2 साल से। बहुत बड़ी बात है। अभी आप कन्वर्जन की रोकथाम के लिए जिसे सबसे प्रभावी बिल के तौर पर उसकी चर्चा हो रही है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी हुए जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाया और लाखों कन्वर्टेड लोगों का पैर अपने हाथों से धोकर उनको फिर से हिंदू बनाने का काम किया। भोले लोगों को भरमाने पर आपने तो रोक लगाई, कांग्रेस ने कभी ऐसा काम क्यों नहीं किया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में धर्म स्वातंत्र बिल पास कराए हैं। कि रिजर्वेशन क्यों था, क्या कभी आपकी कोई बात हुई इस बारे में। भूपेश बघेल जब नेता प्रतिपक्ष थे तो बोलते थे कि दरबा घाटी का प्रमाण हमारे जेब में है। आज जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो बनाए हैं। कमाई कैसे होगी और खर्च कैसे होगा। में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सैकड़ों तरह के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका वैल्यू एडिशन कराने वाले हैं। वहाँ पर हम लोग पशुपालन को, मत्स्य पालन को, इसको बढ़ाने वाले हैं। भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसा होगा, अगर हम कहें 10 वर्ष का विजन प्लान विष्णु जी का क्या है। नमस्कार, आज बात हम करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। प्रकृति ने जिसे अनुपम संसाधन और छटाएं बख्शी हैं। वो राज्य जहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बहुत समृद्ध है, जनजातीय जीवन और लोक परंपराओं की गूंज जहाँ आज भी घाटी कंदराओं से लेकर बस्तर के फैलावों तक सुनी जा सकती है। आज बात करेंगे उसी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की इस बातचीत में बात करेंगे इन घाटियों के संगीत को बाधित करने वाले शोर की, उस हिंसा की, और उस हिंसा के दौर के थमने के बाद सामने आई चुनौतियों की भी बात करेंगे। इस बीच में बात राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, और इस सब के बीच बात छत्तीसगढ़ के भविष्य की। इन्हीं सब मुद्दों पर टू द पॉइंट बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और जनता से जुड़े हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। आपकी सरकार के 2 वर्ष अभी पूरे हुए हैं और पिछले 2 वर्ष में छत्तीसगढ़ एक भारी उथल पुथल से निकलकर स्थिर और सुशासित जीवन की ओर बढ़ा है। इन सभी आयामों पर बातचीत करने के लिए विष्णु जी, आपका पांचजन्य के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। एक बात हम जानना चाहेंगे, जो सवाल सबके मन में आता है। जनवरी 2024 में अमित शाह जी की एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे की बात की और उसके लिए एक तिथि का भी ऐलान उस समय हुआ कि मार्च 2026 तक हमें ये संकल्प पूरा करना है। ये संकल्प पूरा हुआ। इस बात की गूंज देश की संसद से पूरी दुनिया तक सबने सुनी। मगर ये संकल्प पूरा होने के पीछे चुनौतियां कैसी थी, काम कैसे हुआ और आगे की राह आप कैसे देखते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। हम लोग सरकार में आए। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी
छत्तीसगढ़ आए और रायपुर में छत्तीसगढ़ और जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उन प्रदेशों का एक समीक्षा बैठक नक्सलवाद को लेकर उन्होंने किया। तब पता चला कि 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है और इसका कारण ये था कि उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उसने केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं किया, इसलिए नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी गई। और लगातार फिर माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आते रहे, वहाँ के जवानों का हौसला अफजाई किए, सुरक्षा कैंपों में गए, उनके साथ उनका संवाद हुआ, भोजन हुआ और इस तरह से हमारे जवानों का उत्साहवर्धन हुआ। और माननीय गृह मंत्री जी ने 24 अगस्त 2024 को एक डेडलाइन घोषित कर दिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और उसके बाद रणनीति बनी नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ने की। और आज हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कि उनके आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक था नक्सलवाद, उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। और वैसे तो एक समय छत्तीसगढ़ के करीब 14 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन बाद में बस्तर का क्षेत्र जो अगर एरिया वाइज देखें तो केरल प्रांत से भी बड़ा क्षेत्र होता है। हाँ, कहने को लगता है कि एक छोटे से रीजन की बात हो रही है, मगर देश के कई राज्यों की तुलना में जब करते हैं तब पता चलता है कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा प्रसार हो क्षेत्र का है। जी। और 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक उस क्षेत्र के लोग विकास से वंचित थे, जबकि वो क्षेत्र को धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर खूब है, अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, डेंस फॉरेस्ट है, पर्यटन के अनेक वहाँ पर जगह हैं। उसके बाद भी नक्सलवाद के कारण वहाँ के लोग विकास से वंचित थे, लेकिन अब जब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो वहाँ पर विकास, वैसे तो हम विकास के आयामों की और पर्यटन की भी बात करेंगे, मगर मैं एक बात जानना चाहूँगा कि 25 वर्ष हुए, यानी करीब चौथाई सदी हुई इस राज्य की स्थापना को। भाजपा अधिकतर समय इस राज्य में जनता ने उसकी कमान भाजपा को सौंपी, चुनौतियां बढ़ी थी, जनता का भरोसा भी भाजपा के साथ था जी। मगर बीच में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, भाजपा सत्ता से बाहर हुई, कांग्रेस आई, तो ऐसे समय में जो कहते हैं कि क्या गाड़ी पटरी से उतर गई, अगर गाड़ी पटरी से उतर गई तो वो कौन सी घटनाएं थी, और आपने सत्ता में आने के बाद कौन सी चीज़ें बदली, कौन से संरचनात्मक कार्य जारी रखे और किन चीज़ों पर फोकस किया। देखिए, अभी पिछले ही साल 2025 में हम लोग अपने प्रदेश के निर्माण का रजत जयंती वर्ष मनाए हैं। 25 वर्ष पूरे हुए हैं और 1 नवंबर को हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इस साल छत्तीसगढ़ का सौभाग्य था कि उस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रायपुर में थे और उन्होंने राज्योत्सव का भी शुभारंभ किया और हमारे प्रदेश का जो नवनिर्मित विधानसभा भवन उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया। और एक जो ट्राइबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के अंदर में अनेक जनजाति समाज के महापुरुष हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी और शहीद हुए, ऐसे 14 क्रांति हुए, तो उनको लेकर एक शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हुआ है। डिजिटल है और देश का पहला
इस तरह का ट्राइबल म्यूजियम है, उसका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो 25 वर्षों में देखा जाए तो पहले 15 शुरुआती के 3 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और लगातार 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में वहाँ सरकार चली। और उसके पहले वहाँ पर दुर्भाग्य उस क्षेत्र का कि भूखमरी होती थी, लोगों के पास खाने को कुछ रहता नहीं था, कोदो कुटकी महुआ खाते थे, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। लेकिन 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया और पहले 3 रुपया किलो में, फिर 2 रुपया किलो में, फिर अभी 1 रुपया किलो में वहाँ पर अनाज मिलता है। तब से भूखमरी बिल्कुल से भाग गई है और कोई विकास नहीं था, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था। लेकिन 15 वर्षों की अपनी सरकार में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ, भूख भी भागा। और ये भी कि केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत की, उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के गाँव को मिला है। गाँव डामर रोड से जुड़े। तो इस तरह से हर तरह का विकास 25 वर्षों के 15 साल में हुए और 5 साल 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया और एक बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाए, जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे जी। उनके विश्वास को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। जब संसद में देश के गृह मंत्री बोलते हैं, नक्सलवाद के सफाई की बात कहते हैं, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि हिंसा तो समाप्त हो सकती है, गोली थम सकती है, मगर वो आक्रोश की बोली, वो उसका वैचारिक तंत्र, उससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये ठीक है कि वामपंथी आतंकवाद जो था उसका एक पक्ष बौद्धिक आतंकवाद भी है जो कैंपसेस में है, बाकी जगह है, लोगों को आक्रोशित करना, भड़काना और भोले भाले लोगों को भटकाना, ये दोनों काम चलते हैं। जब किसी कोई भी गोली जब चलती है, चाहे वो जनजातीय समाज के किसी व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रखी है, मगर वो बंदूक तो लाकर किसी और ने रखी है, बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जी। दर्द तो वनवासी समाज के मन में भी हुआ है, तो उस दर्द पर मरहम कैसे रखेंगे? और ये जो वैचारिक आतंकवाद अभी बचा हुआ है, उस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नक्सलवाद तो समाप्त हुआ है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ के लोग 4 दशकों से विकास से अछूते रहे, तो वहाँ पर विकास को भी हम लोग को पहुँचाना है, उनसे सतत संपर्क में रहना है। इसलिए जब नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू किए तभी वहाँ पर विकास पहुँचाने का काम भी सरकार ने शुरू किया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, पेशा कानून है, विस्थापन की बात है, वनोपज के मुद्दे हैं। जी, एक नियत नेलानार योजना शुरू किए। हाँ, ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। आपका सुंदर गांव जी, आपका सुंदर गांव। और इसके तहत सरकार की जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं, करीब 15-16 विभागों की योजनाएं, 40 से भी ऊपर जो व्यक्तिमूलक योजनाएं सरकार की हैं, उनको हम लोग उन क्षेत्रों में पहुंचाने का काम किए। जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुले, जैसे जैसे गांव आबाद होते गए, वैसे वैसे वहां पर हम लोग विकास को पहुंचाने का काम किए। आज 500 से भी ज़्यादा गांव जहां पर सड़कें बन चुकी हैं, पानी वहां पर पहुंच चुका है, बिजली घरों में पहुंच चुकी है, राशन कार्ड वहां बन गए हैं, राशन का दुकान भी खुला है, दूरसंचार के साधन भी वहां पर स्थापित किए हैं। जहां कहीं खाली बंदूकों की आवाज़ सुनाई देती थी, आज स्कूल की घंटियां वहां सुनाई देती हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं। तो इस तरह से नियत नेलानार योजना के माध्यम से हम लोग विकास को वहाँ पर पहुँचा रहे हैं।
और माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि देश का सबसे सुंदर आदिवासी संभाग बस्तर को आने वाले समय में बनाएंगे। वहाँ पर सबका घर पक्के का होगा, सबके घर में बिजली होगी, सबके घर में पानी होगा, उस क्षेत्र में अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे स्कूल होंगे। ऐसा मतलब उन्होंने बस्तर क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया है और पूरे क्षेत्र के लोगों को पूरा भरोसा है हमारी भारत सरकार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर में। और इस तरह से वहाँ पर फिर हम लोग वहाँ पर लोगों को जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, ये सब का भी आयोजन, बस्तर पंडुम, इसका भी आयोजन कर रहे हैं। जनजाति समाज खेलों के प्रति बड़ा रुचिकर रहता है, तो बस्तर ओलंपिक में और कई खेलों में उनकी बड़ी दक्षता भी रहती है, जैसे तीरंदाजी है, तैराकी है, तीरंदाजी वगैरह, दौड़ है, मैराथन है। जी, ये सब पुश्तैनी खेल हैं जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा है जी। तो इस सब को लेके बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किए 2 साल से, बहुत बड़ी बात। और पहले साल 1,65,000 उसमें भाग लिए थे, लेकिन दूसरे साल वो बढ़कर संख्या 3,91,000। अब तो पहले कोई कहेगा कि ये राज्य के किसी अंचल में होने वाला है, ये तो वास्तव में ओलंपिक को टक्कर देता हुआ लगता है। ये जो नंबर्स हैं ओलंपिक के नंबर्स को टक्कर देते हुए लगते हैं। जी बिल्कुल, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में बस्तर ओलंपिक की बात कही है। बस्तर पंडुप में वहाँ के जनजाति लोगों का जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, वेशभूषा है, उनका नृत्य है, गायन है, वाद्य यंत्र है, इस सब को लेके भी बस्तर पंडुम कराए। यानी कह सकते हैं कि परंपराओं के संरक्षण के साथ विकास का एक समन्वित ढांचा, एक समन्वित प्रारूप लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जब विकास की बात होती है तो कमाई कैसे होगी और खर्च कैसे होगा, ये भी बात रहती है। जी, तो एक तरफ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट की चुनौतियां भी हैं, आवश्यकता भी हैं जिस स्थिति में से निकले। दोनों के बीच में समन्वय कैसे करेंगे? देखिए, एक तो उस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर वैसे मैं भी चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर, दरबा, इस सब जगह मैं भी होकर आया हूँ। जी जी, तो आप स्वयं और अभी नहीं, मैं कई वर्षों से लगातार जाता रहा। जी, बराबर आप जाते रहे तो आपको भी अंदाजा है कि वो क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन को वहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और होम स्टे होता है, जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं तो होटलों को पसंद नहीं करके वहाँ होम स्टे में लोगों के साथ रहना, हाँ, घुलना मिलना, वहाँ के जीवन को देखना। नई उद्योग नीति लाए हैं अपने प्रदेश का, उसमें होम स्टे को भी शामिल किए हैं और लोगों के घर बन जाए, मकान ज़्यादा बन जाए, इसके लिए हम लोग सहयोग कर रहे हैं ताकि उनको आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभ हो। फिर वो क्षेत्र फॉरेस्ट क्षेत्र है, सैकड़ों तरह के वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, वनोपज है। वहाँ पर आपका इमली है, साल का बीज है, महुआ है। अभी दिल्ली में बहुत सारे लोगों को लगेगा, दिल्ली के जो दिल्ली हाट है या ऐसे लगने वाले मेले हैं, वहाँ बस्तर की इमली बहुत प्रसिद्धि पा रही है। जी, ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं, ऐसे महुआ है, बस्तर की इमली है, वहाँ का रेशम हमने देखा जी। और बहुत सारे लोगों को शायद जानकर आश्चर्य होगा, काजू सिर्फ गोवा में नहीं होता, बस्तर में बहुत अच्छी किस्म का काजू पैदा होता है। जी, काजू भी है वहाँ जी। तो इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का भी वैल्यू एडिशन करा के और उनका कीमत, यानी सिर्फ धान का कटोरा नहीं, आप उसे भी डाइवर्सिफाई, विविधीकरण उसका भी करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी करने वाले हैं। उधर एग्रीकल्चर को भी बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधन बढ़ा रहे हैं। इस साल 2 बड़ी सिंचाई परियोजना देउर गांव, मटनार, इसको स्वीकृत किए हैं 2000 करोड़ का। इससे लोगों के खेतों में पानी पहुंचेगा। पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सबसे उस क्षेत्र में आर्थिक विकास का भी काम कर रहे हैं। आप आर्थिक विकास का काम भी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में विविधीकरण की भी पहल आपकी ओर से है। इस देश का जो स्वरूप है,
अगर मैं कहूँ उन परंपराओं का पालना ऐसा छत्तीसगढ़ है, और उन परंपराओं के अलग अलग रंग जनजातीय जीवन में हमें दिखते हैं, उनकी मान्यताओं में, उनकी आस्थाओं में, उनकी परंपराओं में, पूरे देश के साथ जुड़ाव। बूढ़ा बाबा को, बूढ़ा देव की पूजा कर रहे हैं, माँ दंतेश्वरी को सिर नवा रहे हैं, अब उनके अपने त्योहार भी हैं, दशहरा अपनी तरह से मना रहे हैं जी। मगर इन सब रंगों को मिटाने का एक काम पहले कई दशकों तक चलता रहा। मैं बात कर रहा हूँ कन्वर्जन की जी। अभी आप कन्वर्जन की रोकथाम के लिए जिसे सबसे प्रभावी बिल के तौर पर उसकी चर्चा हो रही है, इसकी आवश्यकता को आपने पहली बार कब अनुभव किया और इसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ हमारा निवास है, छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र है, जसपुर जिला, वहाँ से मैं आता हूँ। तो वहाँ पर मिशनरियों का बड़ा केंद्र है और पहले बहुत धर्मांतरण होता था उस क्षेत्र में, लेकिन वहाँ पर हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी हुए, जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाया और लाखों कन्वर्टेड लोगों का पैर अपने हाथों से धोकर उनको फिर से हिंदू बनाने का काम किया। वहाँ पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का अभी उनके पुत्र भी इस काम को जी, उनके बहुत पुत्र तत्परता से आगे बढ़ा रहे प्रबल हैं। प्रताप सिंह जूदेव जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का भी केंद्रीय कार्यालय जसपुर में है और गांव-गांव में कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। इस कारण से वहाँ पर हम लोग दिलीप सिंह जूदेव जी के नेतृत्व में अनेकों पदयात्राएं धर्मांतरण, गोहत्या को लेकर किए, जिस कारण से वहाँ पर कुछ रुका। लेकिन हम लोग बोलते थे कि भाई ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन किसी की अशिक्षा का, किसी की गरीबी का या किसी के भोलेपन का इसको लाभ उठाकर अगर धर्मांतरण कराते हैं तो ये अनुचित है, ये गलत है। इसका हमेशा हम लोग विरोध करते रहे हैं, लेकिन लगातार ये जारी था। तो अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के विधानसभा में धर्म स्वातंत्र बिल पास कराए हैं और बड़ा कठोर इसमें सज़ा का भी प्रावधान है और मुझे पूरा भरोसा है कि अब धर्मांतरण में अंकुश लगेगा। भोले लोगों को भरमाने पर आपने तो रोक लगाई, कांग्रेस ने कभी ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि ये इच्छा शक्ति का विषय था या उनकी प्राथमिकताओं में ये विषय है ही नहीं? क्योंकि जनजातीय समाज, उसकी अपनी पहचान है, उस पहचान को मिटाने का एक कुचक्र था, तो राजनीति का ये तो साझा संकल्प होना चाहिए जी। क्या इस पर कुछ मतभेद रहे? भाजपा की नीति अलग है, कांग्रेस अलग तरीके से सोचती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और जो कहती है उसको करती है। कांग्रेस, मैं भी जनजातीय समाज से हूँ और आज आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए, तो हमको कहने में भी कतई संकोच नहीं है कि जनजातीय समाज को कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, कभी भी उनके हित की चिंता नहीं की। जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जब सरकार बनी केंद्र में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार जनजातीय समाज का समुचित विकास हो, इसके लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का उन्होंने गठन किया। छत्तीसगढ़ में आज 32% जनजातीय समाज है, उनका विकास ठीक से हो, इसके लिए उन्होंने अलग से राज्य का गठन किया और आज सम्मान भी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। आज देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, वहाँ भी हमारे जनजातीय समाज की एक बहन बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान हैं। आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में एक जनजातीय समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है, तो चाहे सम्मान कहें या जनजातीय समाज का विकास कहें, आप जनजातीय समाज की जिन चिंताओं की बात करते हैं, जिस गर्व की बात करते हैं, आपकी तो क्योंकि एक सुदीर्घ राजनीतिक यात्रा रही है, इसमें सभी और संवाद होता होगा, कभी आपको नहीं लगा कि ये वास्तविक मुद्दे हैं जिसमें दलगत राजनीति से परे एक साझा राय बननी चाहिए? दूसरी तरफ से क्या भाजपा के अलावा बाकी दलों का रिजर्वेशन, खासकर कांग्रेस की बात मैं करूंगा कि रिजर्वेशन क्यों था? क्या कभी आपकी कोई बात हुई इस बारे में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी कभी प्राथमिकता में जनजातीय समाज नहीं रहा। हाँ। अगर उनकी प्राथमिकता में जनजातीय समाज नहीं रहा
तो क्या कांग्रेस की प्राथमिकता में खुद पार्टी के नेता रहे? अभी जब हम बात कर रहे थे तो दरभा की भी बात आई, मुझे महेंद्र कर्मा याद आते हैं, बस्तर का शेर कहते थे। कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप को इस नक्सलवाद ने उड़ा दिया, इस वामपंथी आतंकवाद ने उस पूरी लीडरशिप को वो आतंकवाद लील गया। मगर कांग्रेस की ओर से इस हिंसा के प्रतिरोध में जो दृढ़ता का प्रदर्शन होना चाहिए था, जिस संकल्प का प्रदर्शन होना चाहिए था, वो कांग्रेस से नहीं हुआ, वो भाजपा से हुआ। ऐसा क्यों? अब देखिए, होना तो यही था कि दरभा घाटी के नक्सली वारदात में उनके सारे लोग, उनका पूरा लीडरशिप ही एक तरह से समाप्त हो गया और नक्सलवाद के खिलाफ में उनको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी थी। और जब प्रतिपक्ष में कांग्रेस के लोग थे और भूपेश बघेल जब नेता प्रतिपक्ष थे तो बोलते थे कि दरभा घाटी का प्रमाण हमारे जेब में है, लेकिन उसके बाद उनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर भी मिला, लेकिन कभी दरभा घाटी का जेब में से वो प्रमाण नहीं निकला, आज भी नहीं निकला है। तो ये लोग के कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है और हमेशा ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण क्या? अपने नेताओं को खोने के बाद भी उनके लिए आवाज ना उठाना, ये किस तरह की राजनीति है? वहां की जनता कैसे देखती है इसे? क्या आक्रोश नहीं था? बिल्कुल आक्रोश था, लेकिन ये लोग आपस में ही इतने बिखरे हुए हैं कि इनको अपने दल की भी चिंता नहीं होती है, बल्कि अपने खाली गुट की चिंता होती है। दल की भी चिंता नहीं होती, भ्रष्टाचार की दलदल की भी चिंता नहीं होती, क्योंकि आप ऐसे सारे मुद्दों को आपने उठाया था इस चुनाव से पहले। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 5 वर्षों तक इनको, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ा जनादेश मिला था तो उनको अच्छा करना था, लेकिन 5 साल इन्होंने खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, अनेकों भ्रष्टाचार किए। आज भी इनके लोग कई केसों में जेल के अंदर में हैं। आपके नेतृत्व में ये जो दिशा बदलती हुई दिख रही है, जिसके आंकड़े, जिसकी तस्वीर आपने रखी है, मैं इसमें एक और आयाम पर चर्चा करना चाहूँगा। वो है जो कसौटियाँ तय होती हैं, मानव विकास सूचकांक जैसे एक कसौटी है। हालांकि परंपरागत तौर पर ग्राम्य जीवन में इन चीज़ों की अनुपालना होती है, सबसे कमज़ोर की भी चिंता होती है। मगर अगर मैं बात करूं पढ़ाई और दवाई खास तौर से, जी, 2 चीज़ों की, शहरी और ग्राम जीवन के बीच में बड़ा अंतर होता है। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में आपके लिए ये चुनौती रही होगी। अभी इस दिशा से क्या काम कर रहे हैं कि पढ़ाई और दवाई, इन मोर्चों पर, इन क्षेत्रों में ग्रामीण या जनजातीय समाज को वही सुविधा मिल सकें जो शहरी क्षेत्रों में मिल पाती है? देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तब दोनों ही क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे था, एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी। और एजुकेशन में तो मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उस समय मात्र एक मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई और 15 साल तक लगातार हम लोग सरकार में रहे और आज हम लोग 2 साल से सरकार में हैं, तो आज मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आज 14-15 मेडिकल कॉलेज हो गए। अभी 2 साल के अंदर फिर 5 मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं और आज शिक्षण की सारी संस्थाएं वो छत्तीसगढ़ के अंदर में आज हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, लॉ का यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ शिक्षण की जितनी संस्थाएं हो सकती हैं वो सब आज छत्तीसगढ़ के अंदर में बीजेपी गवर्नमेंट में ये सब वहाँ पर हुई हैं। और आज हर विकासखंड में कॉलेज की स्थापना, हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 5-6 किलोमीटर में हाई स्कूल, 7-8 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी स्कूल, ऐसा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और जैसे बस्तर का भी क्षेत्र है, वहाँ भी एजुकेशन हब बनाने का काम किए हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विजिट भी कर चुके हैं। और चिकित्सा के लिए भी आज जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो बनाए हैं। जितना भी संभाग मुख्यालय है वहाँ भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किए हैं। अभी इस बजट में नक्सलवाद जब समाप्त हो रहा है तो उस क्षेत्र में जगरगुंडा और एक अबूझमाड़ का एरिया है, वहाँ फिर हम लोग 2 एजुकेशन का हब बनाने जा रहे हैं ताकि उस क्षेत्र के
हमारे बच्चे जो 4 दशक से पिछड़ गए हैं उनको शिक्षा के साधन मिले। तो ये सब दोनों क्षेत्र में हमारी सरकार की चिंता है। विष्णुदेव जी, एक और सवाल उठता है जिसे राजनीति अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करती है। कहा जा रहा है कि अब एक मुद्दा थमा, नक्सलवाद के खात्मे की बात हुई, उसके साथ ही कि जंगल चले जाएंगे, उद्योगपति आ जाएंगे। इस विकास और पर्यावरण के बीच की चुनौती और इस राजनीतिक नारेबाजी के बीच में जो शोर बहुत सारे जनजातीय समाज को भ्रमित कर सकता है, इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं और आपकी योजना क्या है? देखिए, ये नैरेटिव कांग्रेस अपनी कमजोरी छिपाने के लिए बना रही है कि बीजेपी इसलिए वहाँ नक्सलवाद को समाप्त कर रही है कि उनको उद्योगपतियों को बैठाना है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने 5 साल नक्सलवाद के खिलाफ में बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ी और आज अपनी कमजोरी छिपाने के लिए नैरेटिव वो लोग स्थापित कर रहे हैं, जबकि हम लोग उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने वाले हैं, कृषि को बढ़ाने वाले हैं और सैकड़ों तरह के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका वैल्यू एडिशन कराने वाले हैं। वहाँ पर हम लोग पशुपालन को, मत्स्य पालन को, इसको बढ़ाने वाले हैं। और इनकी जो मतलब बात है, इनका जो आरोप है बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल ही असत्य है। और मैं फिर से कहूँगा कि अपनी कमजोरी छिपाने के लिए नैरेटिव लोग बना रहे हैं जी। 2 वर्ष आपको हुए, मगर मैं एक 2 वर्ष 5 वर्ष से आगे की बात करता हूँ। जनजातीय समाज का गहरा जुड़ाव आपके साथ है, राजनीति भी आपने देखी जो राज्य में होती है। इन सब के बीच में भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसा होगा? अगर हम कहें 10 वर्ष का विजन प्लान विष्णु जी का क्या है, वो जो देश की जनता समझ सके, जो राज्य के लोगों को आश्वस्ति देता हो और जिस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो विजन क्या है पूर्णता से? देखिए, छत्तीसगढ़ को भगवान ने बड़ा समृद्ध बनाया है। एक तो खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़। आज करीब 19-20% वहाँ पर आयरन ओर है, उतना ही करीब वहाँ पर कोयला है। टीना के एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं। वहाँ डायमंड है, गोल्ड है, लिथियम जैसा वहाँ पर खनिज है, बॉक्साइड है। भगवान ने भरपूर वहाँ पर खनिज संपदा दिया है। हमारा जो छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। वहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। देश में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हर तरफ से वहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और 10 मिशन बनाकर सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और हम लोग भी जो हमारा जो GSDP है प्रदेश का, उसको आने वाले वर्षों में डबल करके और 2047 तक 75 लाख करोड़ में अपना प्रदेश का GSDP पहुंचाने का लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है। और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं और वो इतनी अच्छी है कि अभी 1-1.5 साल के अंदर ही करीब 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोगों को मिल चुका है। और खाली मिला नहीं है बल्कि धरती में काम भी चालू हो गया है। और हम लोग रोजगार, खाली MOUs नहीं है, जमीन पर काम भी दिखाई दे रहा है। और रोजगार पर विशेष हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी करीब 20,000 से ज़्यादा 2 साल में विभिन्न विभागों में नौकरी भी दे चुके हैं। लगातार वैकेंसियाँ निकल भी रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उद्योग के माध्यम से हमारे बच्चों को नौकरी देने का काम भी करेंगे। तो ये हमारा विजन है आने वाले समय में एक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने का। धन्यवाद विष्णुदेव साय जी। तो ये थे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, जिनके साथ बातचीत में हमने जाना
कि क्यों छत्तीसगढ़ के लिए सुशासन, विकास या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केवल बातें नहीं हैं, उन्हें जमीन पर उतारने का संकल्प है, भविष्य के लिए एक सुलझी हुई दृष्टि है। हमारी शुभकामनाएं है छत्तीसगढ़ के साथ। एक बड़े झंझावात से, एक बड़ी उलझन से राज्य आगे निकला है। इसी दूरदर्शिता के साथ राज्य आगे बढ़े, क्योंकि खाका तो मजबूत है, कदम मजबूती से रखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की इस विकास यात्रा के साथ हम आगे भी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। आज के इस संस्करण में इतना ही। जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ अन्य मुद्दों की भी गहरी पड़ताल के लिए।